सदर्न हेमिस्फीयर की धरती पर फैला हुआ सफेद सन्नाटा दुनिया की किसी भी दूसरी जगह से अलग है। यहाँ न पेड़ है, न शहर, न इंसानी आवाजें। चारों तरफ केवल बर्फ, हवा और जमी हुई समुद्री सतह दिखाई देती है। यहाँ तापमान अक्सर -20 से -40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और तेज हवाएं किसी भी खुले चेहरे को कुछ ही मिनटों में सुन्न कर सकती हैं। यही वो जगह है जहां वैज्ञानिकों की एक छोटी रिसर्च टीम जलवायु परिवर्तन और समुद्री बर्फ की मोटाई मापने के लिए पहुंची थी। उनका काम था समुद्र के जमे हुए हिस्सों से बर्फ के नमूने लेना और ये समझना कि पिछले कुछ दशकों में बर्फ कितनी तेजी से पिघल रही है। ये मिशन पूरी तरह वैज्ञानिक था और इसमें किसी तरह का रोमांच या रहस्य ढूंढना उनका उद्देश्य नहीं था। ये जगह थी एंटार्क्टिका, जहां इंसान की मौजूदगी केवल अस्थायी रिसर्च स्टेशंस तक सीमित रहती है। सुबह का समय था, लेकिन सूरज बादलों के पीछे धुंधला दिखाई दे रहा था। हवा लगातार चल रही थी और जहाज के लोहे के ढांचे से टकराकर सीटी जैसी आवाज पैदा कर रही थी। रिसर्च जहाज बर्फ को धीरे धीरे तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। डेक पर खड़े लोग मोटे कपड़ों में ढके हुए थे। हर किसी के चेहरे पर मास्क और आंखों पर चश्मा था ताकि बर्फीली हवा सीधे त्वचा को ना छुए। टीम में 5 लोग थे, जिनमें एक भूवैज्ञानिक, एक समुद्री वैज्ञानिक, एक टेक्नीशियन, एक ड्रोन ऑपरेटर और एक कैमरा रिकॉर्ड करने वाला सदस्य शामिल था। वो रोज की तरह उपकरण उतारकर समुद्र की जमी सतह पर काम शुरू करने वाले थे। जहाज से कुछ दूरी पर बर्फ की परत काफी मजबूत दिख रही थी, इसलिए वहीं स्थायी कैंप लगाया गया। मशीनों से बर्फ की मोटाई नापी गई और ड्रोन उड़ाकर आसपास के इलाके की तस्वीरें ली जाने लगीं। ये प्रक्रिया सामान्य थी क्योंकि ऊपर से देखने पर बर्फ में दरारें, कमजोर हिस्से और सुरक्षित रास्ते साफ दिखाई देते हैं। ड्रोन ऑपरेटर मॉनिटर पर लगातार स्क्रीन देख रहा था। शुरू में सब कुछ एक जैसा सफेद दिख रहा था, लेकिन कुछ मिनट बाद स्क्रीन पर एक सीधी रेखा जैसी आकृति दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ पर लगातार निशान छोड़े हों। पहले सबको लगा कि यह किसी उपकरण का घिसाव होगा या बर्फ की प्राकृतिक दरार, लेकिन जब कैमरा नीचे झुकाकर जूम किया गया तो पैटर्न साफ दिखने लगा। ये गोल और लंबे आकार के गड्ढे थे जो एक समान दूरी पर बने हुए थे। टेक्नीशियन ने कहा कि ये जानवरों के पंजों के निशान हो सकते हैं, मगर वहां आसपास कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे ये संभावना और भी कम लग रही थी। समुद्री पक्षियों या सील के निशान अलग होते हैं, जबकि ये आकार अलग तरह के थे। टीम के 2 सदस्य स्नो मोबाइल लेकर उस दिशा में बढ़े। चलते समय बर्फ की चरमराहट साफ सुनाई दे रही थी। कुछ 100 मीटर आगे पहुंचने पर वो उन निशानों के पास रुके। उन्होंने झुककर बर्फ को हाथ से साफ किया। जैसे ही ऊपर की पतली बर्फ हटाई गई, आकार पूरी तरह सामने आ गया। ये साफ मानव पैर जैसा था। एड़ी, पंजा और 5 उंगलियों की जगह साफ दिखाई दे रही थी। निशान नंगे पैर का था, किसी जूते या बूट का नहीं। दोनों ने तुरंत रेडियो पर बाकी टीम को बुलाया। कुछ ही मिनटों में सब लोग वहां पहुंच गए। सबने अलग अलग कोण से तस्वीरें ली और माप लिया। हर निशान लगभग उसी आकार का था जैसा एक वयस्क इंसान का पैर होता है। गहराई भी समान थी, जिससे पता चलता था कि वजन सच में पड़ा है। अगर ये कोई हल्का जानवर होता तो बर्फ इतनी गहराई तक नहीं धंसती। तापमान उस समय -40 डिग्री के आसपास था। ऐसे तापमान में बिना जूते के चलने पर कुछ ही मिनटों में त्वचा सुन्न हो जाती है और फ्रॉस्ट बाइट शुरू हो सकता है। इसलिए ये बात समझ से बाहर थी कि कोई इंसान यहाँ नंगे पैर कैसे चल सकता है। वैज्ञानिकों ने पहले सोचा कि शायद ये पुराने निशान हों जो बर्फ जमने के बाद सुरक्षित रह गए हों, लेकिन निशान ताज़ा लग रहे थे। किनारों पर बर्फ अभी भी ढीली थी और अंदर हल्की नमी दिखाई दे रही थी, जैसे हाल ही में दबाव पड़ा हो। अगर ये बहुत पुराने होते तो पूरी तरह सख्त हो चुके होते। ये देखकर टीम के चेहरे गंभीर हो गए। यहाँ कोई स्थायी बस्ती नहीं है और आसपास सैकड़ों किलोमीटर तक कोई इंसानी गतिविधि दर्ज नहीं है। उनके पास मौजूद सैटेलाइट मैप में भी हाल के दिनों में किसी और मिशन का रिकॉर्ड नहीं था। उन्होंने तय किया कि इन निशानों का पीछा किया जाए।
निशान एक सीधी दिशा में जा रहे थे, जैसे कोई बिना रुके लगातार चलता रहा हो। हर कदम के बीच की दूरी लगभग बराबर थी, जिससे लगता था कि चलने वाला व्यक्ति सामान्य चाल में था, भाग नहीं रहा था। ये बात और भी अजीब थी क्योंकि इस ठंड में कोई इंसान सामान्य तरीके से नहीं चल सकता। आमतौर पर लोग तेजी से भागते हैं या जल्दी से शरण ढूंढते हैं। टीम धीरे धीरे उन निशानों के पीछे बढ़ती गई। हवा और तेज हो रही थी और आसमान धुंधला पड़ने लगा था। कुछ दूर चलने के बाद बर्फ की सतह समुद्र के किनारे की ओर झुकने लगी। सामने जमी हुई समुद्री परत थी, जिसके नीचे काला पानी दिखाई दे रहा था। निशान सीधे उसी दिशा में जा रहे थे। सभी लोग सावधानी से आगे बढ़े। अचानक कुछ मीटर आगे जाकर निशान खत्म हो गए। ना कोई वापसी का निशान, ना कोई मोड़। ऐसा लगा जैसे चलने वाला व्यक्ति समुद्र की जमी सतह तक पहुंचा और वहीं गायब हो गया। सब लोग कुछ देर तक खामोश खड़े रहे। आसपास केवल हवा की आवाज थी और दूर टूटती बर्फ की धीमी गूंज। वैज्ञानिकों ने जगह को चिन्हित किया, तस्वीरें लीं और जीपीएस लोकेशन दर्ज की। अब यह केवल एक सामान्य सर्वेक्षण नहीं रह गया था, ये एक अनजाना तथ्य था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। इसी सवाल के साथ वो वापस कैंप की ओर लौटे, क्योंकि असली जांच अब शुरू होने वाली थी। कैंप पर वापस लौटते समय किसी ने भी ज्यादा बात नहीं की। सभी लोग अपने अपने दिमाग में वही सवाल दोहरा रहे थे कि इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में नंगे पैर कोई इंसान कैसे चल सकता है। हवा अब पहले से तेज थी और छोटे छोटे बर्फ के कण चेहरे से टकराकर सुई जैसे लग रहे थे। कैंप पहुंचते ही सबसे पहले फुटप्रिंट्स की फोटो, वीडियो और जीपीएस डेटा लैपटॉप में ट्रांसफर किए गए। जनरेटर की हल्की आवाज टेंट के अंदर गूंज रही थी और स्क्रीन पर फ्रीज हुए इमेजेस को बार बार जूम करके देखा जा रहा था। हर फ्रेम में वही साफ शेप दिख रही थी। निशान इतने साफ थे जैसे किसी मुलायम बर्फ पर सीधा पैर रखकर चला गया हो, जबकि नीचे की सतह कठोर सॉलिड आइस थी। जियोलॉजिस्ट ने डिजिटल स्केल से हर निशान की लेंथ और विड्थ मेजर की। साइज लगभग 27 से 28 सेंटीमीटर के बीच था, जो एक एडल्ट मेल फुट के आकार के बराबर था। डेप्थ लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर थी। उसने समझाया कि इतनी डेप्थ तभी बनती है जब वेट कम से कम 60 से 70 किलो हो। अगर ये कोई एनिमल होता तो उसके पंजों के मार्क्स अलग पैटर्न बनाते। अगर ये इक्विपमेंट का निशान होता तो एजेस स्ट्रेट होते। यहाँ एजेस कर्व्ड और नेचुरल थे। इसका मतलब साफ था कि ये रियल ह्यूमन फुटप्रिंट्स थे, कोई इल्यूजन या रैंडम क्रैक नहीं। टेक्नीशियन ने थर्मल कैमरा से ली गई रिकॉर्डिंग निकाली। जब उस फुटेज को देखा गया तो एक और अजीब चीज सामने आई। फुटप्रिंट्स के अंदर का टेम्परेचर आसपास की आइस से थोड़ा अलग था। अंदर का हिस्सा हल्का डार्क दिख रहा था, जैसे आइस थोड़ी मेल्ट होकर फिर से फ्रीज हुई हो। इसका मतलब ये था कि दबाव हाल ही में पड़ा था। अगर निशान कई दिन पुराने होते तो टेम्परेचर यूनिफॉर्म हो जाता। ये ऑब्जर्वेशन टीम को और अलर्ट कर गया। इसका सीधा मतलब था कि जिस व्यक्ति ने ये फुटप्रिंट्स छोड़े वो बहुत ज्यादा पुराना नहीं था। अगला स्टेप था सैटेलाइट रिकॉर्ड्स चेक करना। मरीन साइंटिस्ट ने पिछले कई हफ्तों का सैटेलाइट ट्रैफिक डेटा खोला। आमतौर पर किसी भी एक्सपीडिशन, कार्गो प्लेन या हेलीकॉप्टर की मूवमेंट रिकॉर्ड हो जाती है, लेकिन उस इलाके में पिछले 2 महीनों में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी दर्ज नहीं थी। पास का सबसे नजदीकी रिसर्च स्टेशन भी सैकड़ों किलोमीटर दूर था। वहां से कोई पैदल चलकर यहाँ नहीं आ सकता। ये दूरी इस टेम्परेचर में सरवाइव करना लगभग इम्पॉसिबल बना देती है। शाम होते होते लाइट और कम हो गई। पोलर रीजन में मौसम तेजी से बदलता है। टीम ने फैसला किया कि आज बाहर ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी रखने के लिए उन्होंने अगले दिन सुबह फुटप्रिंट्स की पूरी लाइन मैप करने की प्लानिंग बनाई। रात के लिए कैंप सिक्योर किया गया। जनरेटर, रेडियो और हीटिंग सिस्टम चेक किए गए। सब कुछ नॉर्मल था। फिर भी माहौल में एक अजीब टेंशन थी। आमतौर पर साइंटिफिक मिशन पर लोग रिलैक्स्ड रहते हैं, लेकिन इस बार हर कोई बार बार टेंट के बाहर झांक रहा था। रात के करीब 10 बजे बाहर से हल्की आवाज आई, जैसे कोई सचमुच बर्फ पर चल रहा हो। पहले सबने सोचा कि हवा की वजह से आइस क्रैक हो रही होगी, ये यहाँ कॉमन है। लेकिन कुछ देर बाद वही आवाज दोबारा आई, इस बार और साफ। स्टेप जैसी रिदम थी।
टेक्नीशियन ने तुरंत टॉर्च उठाई और बाहर निकला। बाकी लोग भी पीछे पीछे आए। चारों तरफ अंधेरा था और केवल हेडलैम्प की लाइट में सफेद सरफेस चमक रहा था। दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हवा चल रही थी, लेकिन फुटस्टेप्स जैसी साउंड अब बंद हो चुकी थी। सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी फैली तो ड्रोन फिर से उड़ाया गया। इस बार कैमरा कैंप के आसपास लो हाइट पर उड़ रहा था। कुछ ही सेकंड बाद ऑपरेटर ने सभी को बुलाया। स्क्रीन पर कैंप से लगभग 50 मीटर दूर फ्रेश फुटप्रिंट्स दिख रहे थे। ये वही शेप थे जो कल समुद्र की तरफ मिले थे। फर्क सिर्फ इतना था कि ये सीधे कैंप की तरफ आए थे और फिर कुछ डिस्टेंस पर रुक गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रात में यहाँ तक आया हो और वापस चला गया हो। सब लोग तुरंत उस जगह पहुंचे। निशान बिल्कुल नए थे। ऊपर जमी पतली बर्फ अभी भी टूट रही थी। इसका मतलब था कि ये मार्क्स कुछ घंटों से ज्यादा पुराने नहीं थे। अब मामला केवल मिस्ट्री नहीं, सेफ्टी इशू भी बन गया था। अगर आसपास कोई अननोन पर्सन है तो उसे हेल्प चाहिए या वो डेंजर हो सकता है। रेडियो पर आसपास के सभी रिसर्च स्टेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने भी अपने किसी सदस्य के मिसिंग होने की रिपोर्ट नहीं दी। मरीन साइंटिस्ट ने एक और टेस्ट किया। उसने सोनार डिवाइस से आइस के नीचे स्कैन किया। आमतौर पर नीचे सॉलिड वाटर कॉलम दिखता है, लेकिन एक जगह सिग्नल अलग आया, जैसे नीचे हॉलो स्पेस हो। डेटा से पता चला कि उस एरिया के नीचे आइस की मोटाई कम है और शायद कोई नेचुरल कैविटी या अंडर वाटर केव है। फुटप्रिंट्स भी लगभग उसी दिशा में जा रहे थे जहां सोनार सिग्नल मिला था। यह ऑब्जर्वेशन पहली बार किसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ इशारा कर रहा था। संभव था कि आइस के नीचे कोई खाली जगह हो जहां टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो और कोई जीवित रह सके। टीम ने मैप पर उस लोकेशन को मार्क किया। अब इन्वेस्टिगेशन केवल सरफेस तक सीमित नहीं थी। उन्हें समझना था कि क्या नीचे कोई नेचुरल टनल है या कोई पुराना स्ट्रक्चर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था कि फुटप्रिंट्स नंगे पैर की क्यों थे। कोई भी ट्रेंड एक्सप्लोरर इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा। ये बिहेवियर सर्वाइवल रूल्स के खिलाफ था। इससे ये शक और गहरा हुआ कि मामला साधारण ह्यूमन मूवमेंट का नहीं है। दोपहर तक सभी सैंपल्स कलेक्ट किए गए और डिटेल्ड नोट्स बनाए गए। हवा फिर से तेज होने लगी थी। कैंप के अंदर लौटते समय हर कोई पीछे मुड़कर फुटप्रिंट्स को देख रहा था, जैसे वो खुद चलकर उनकी तरफ आ जाएंगे। अब टीम ने तय किया कि अगले दिन वो उस जगह की सीधी जांच करेंगे और बर्फ के नीचे की स्थिति को उपकरणों से जांचेंगे। टीम ने तय किया कि अगले दिन आइस कट करके सोनार वाली जगह की डायरेक्ट चेकिंग की जाएगी। असली जवाब शायद सरफेस पर नहीं बल्कि बर्फ के नीचे छिपा था। अगली सुबह मौसम साफ था, लेकिन टेम्परेचर और नीचे गिर चुका था। हवा कम थी, इसलिए काम करने के लिए ये सही समय माना गया। टीम ने जल्दी नाश्ता किया और तुरंत इक्विपमेंट तैयार कर लिया। पोर्टेबल आइस कटर, ड्रिलिंग मशीन, रोप, सेफ्टी हार्नेस, सोनार यूनिट और अंडर वाटर कैमरा सब स्लेड पर लाद दिए गए। पिछली शाम जिस जगह सोनार सिग्नल अलग आया था, उसी लोकेशन की तरफ सभी लोग साथ में बढ़े। रास्ते में वही पुराने फुटप्रिंट्स अब आधे बर्फ से ढक चुके थे, लेकिन उनका पैटर्न अभी भी साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर सबको याद रहा कि वो किसी कल्पना का पीछा नहीं कर रहे, बल्कि एक वास्तविक फिजिकल एविडेंस के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। चिन्हित जगह पर पहुंचकर पहले आइस थिकनेस चेक की गई। मीटर ने बताया कि यहाँ बर्फ बाकी इलाकों से पतली है। ड्रिलिंग शुरू हुई। मशीन की तेज आवाज शांत इलाके में गूंज रही थी। लगभग 30 मिनट बाद बर्फ में एक गोल छेद बन गया। नीचे काला पानी दिखाई दे रहा था। कैमरे को रोप से बांधकर धीरे धीरे नीचे उतारा गया। सभी लोग लैपटॉप स्क्रीन के पास खड़े होकर लाइव फीड देखने लगे। शुरुआत में सिर्फ धुंधला पानी दिखा, फिर धीरे धीरे नीचे की सरफेस साफ हुई। करीब 10 मीटर नीचे कैमरे के सामने सॉलिड आइस की दीवार नहीं थी, बल्कि खाली स्पेस जैसा एरिया दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे प्राकृतिक कैविटी बनी हो। साइड्स पर आइस अनइवन थी, जिससे पता चलता था कि ये कोई आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर नहीं बल्कि नेचुरल फॉर्मेशन थी। मरीन साइंटिस्ट ने समझाया कि कभी कभी समुद्री धाराएं नीचे से बर्फ को काट देती हैं और हॉलो चैम्बर बन जाता है। ऐसी जगहों में पानी का टेम्परेचर ऊपर से थोड़ा ज्यादा हो सकता है।
इसका मतलब था कि यहाँ एनवायरनमेंट बाकी जगहों से अलग हो सकता है। टीम ने फैसला किया कि एक सदस्य हार्नेस पहनकर नीचे उतरेगा। सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हुए जियोलॉजिस्ट को चुना गया क्योंकि उसे फील्ड एक्सपीरियंस ज्यादा था। रोप और बैकअप लाइन लगाकर उसे धीरे धीरे नीचे उतारा गया। हेडलैम्प की रोशनी से कैविटी के अंदर नीली चमक फैल गई। नीचे पहुंचकर उसने रेडियो पर बताया कि वहां खड़े होने लायक सॉलिड सरफेस है। बाकी लोग भी क्रम से नीचे उतरे। अंदर का माहौल ऊपर की तुलना में कम ठंडा था, लेकिन फिर भी फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास था। जैसे ही उन्होंने आसपास देखा, फ्लोर पर जमी बर्फ की पतली परत में कुछ निशान दिखाई दिए। टॉर्च की लाइट सीधी डालने पर शेप साफ हुआ। वही ह्यूमन फुटप्रिंट्स, वही साइज, वही डिस्टेंस। इसका मतलब था कि जो भी व्यक्ति ऊपर चला था वो किसी तरह इस कैविटी के अंदर भी आया था। ये मार्क्स अंदर की तरफ जा रहे थे। टीम धीरे धीरे उन निशानों का पीछा करने लगी, सावधानी से कदम रखते हुए। जगह सकरी थी, छत नीची थी और दीवारों से पानी की बूंदें टपक रही थी। हर आवाज गूंज कर लौट रही थी। करीब 20 मीटर आगे जाने पर कैविटी थोड़ी चौड़ी हो गई। अंदर की सतह पर जमी बर्फ के बीच छोटे पत्थर और समुद्री तल की कड़ी परत दिखाई दे रही थी, जिससे पता चलता था कि ये प्राकृतिक गुफा जैसी संरचना है। फ्लोर पर कुछ पुराने लकड़ी के टुकड़े पड़े थे जो यहाँ असामान्य थे क्योंकि इस क्षेत्र में पेड़ नहीं उगते। टेक्नीशियन ने एक टुकड़ा उठाकर देखा। लकड़ी सड़ी हुई थी, लेकिन साफ था कि यह नेचुरल ड्रिफ्टवुड जैसा नहीं बल्कि काटी हुई लकड़ी थी। पास ही जंग लगा धातु का छोटा हिस्सा भी मिला जो किसी पुराने टूल का पार्ट लग रहा था। इससे पहली बार साफ संकेत मिला कि बहुत पहले यहाँ इंसान आया होगा। मरीन साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया कि कई दशक पहले आइस थिकनेस कम रही होगी और शायद कोई पुरानी एक्सपीडिशन इस कैविटी तक पहुंची हो। अगर किसी कारण से वो लोग वापस ना जा सके हों तो उनके ट्रेसेस यहीं रह गए होंगे। एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से चीजें लंबे समय तक प्रिजर्व रह सकती हैं, फुटप्रिंट्स भी उसी तरह बचे रह सकते हैं। लेकिन एक सवाल अभी बाकी था कि ऊपर सरफेस पर जो निशान फ्रेश दिख रहे थे उनका क्या मतलब है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें एक जगह पतली बर्फ टूटी हुई मिली। वहां से ऊपर की तरफ हल्की रोशनी आ रही थी। ये कैविटी का दूसरा ओपनिंग था जो सीधे सरफेस से जुड़ता था। संभव था कि हवा या टेम्परेचर चेंज की वजह से हाल के दिनों में ऊपर की परत टूट गई हो। अगर पुराने प्रिजर्व्ड फुटप्रिंट्स नीचे थे और ऊपर की बर्फ पिघलकर फिर जमी हो तो वो निशान हाल के जैसे लग सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन अब तक की सबसे लॉजिकल लग रही थी। टीम ने ऊपर चढ़कर उस ओपनिंग की भी जांच की। सरफेस पर ठीक उसी जगह फुटप्रिंट्स की लाइन खत्म हो रही थी जहां कैविटी का रास्ता था। इसका मतलब साफ था कि वो मार्क्स किसी चलते हुए इंसान के नहीं बल्कि बर्फ के नीचे लंबे समय से जमे हुए पुराने निशान थे जो हाल की पिघलन के बाद ऊपर दिखाई देने लगे। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वो फ्रेश लग रहे थे। रात में सुनाई देने वाली आवाजें संभवतः आइस क्रैकिंग की नेचुरल साउंड थी जिन्हें दिमाग ने फुटस्टेप्स समझ लिया। सभी ऑब्जर्वेशंस को नोट किया गया, सैंपल कलेक्ट किए गए और पूरा एरिया मैप किया गया। अब मिस्ट्री का जवाब साइंटिफिक डेटा से मिल चुका था। यहाँ कोई अज्ञात व्यक्ति नहीं था, ना कोई हाल की ह्यूमन प्रेजेंस। ये एक पुरानी एक्टिविटी का प्रिजर्व्ड एविडेंस था जो क्लाइमेट चेंज और आइस मूवमेंट के कारण सरफेस पर दिखाई देने लगा था। इस तरह की घटनाएं पोलर रीजन्स में कभी कभी दर्ज होती हैं जब बर्फ की परतें खिसकती हैं और नीचे छिपी चीजें ऊपर आ जाती हैं। शाम तक टीम वापस कैंप लौटी। सूरज फिर बादलों में छिप रहा था और हवा दोबारा तेज होने लगी थी। पीछे मुड़कर देखने पर फुटप्रिंट्स धीरे धीरे बर्फ से ढकते जा रहे थे। कुछ घंटों में वो पूरी तरह गायब हो जाते। कैमरों में उनका रिकॉर्ड रहेगा, लेकिन सरफेस पर कुछ भी नहीं बचेगा। मिशन का मुख्य उद्देश्य क्लाइमेट डेटा था, लेकिन इस घटना ने एक अतिरिक्त जानकारी दे दी थी कि बर्फ अपने अंदर पुराने समय के निशान कैसे संभाल कर रखती है और सही मौके पर उन्हें सामने ले आती है। रात को रिपोर्ट तैयार करते समय सभी लोग शांत थे। अब डर की जगह स्पष्टता थी। मिस्ट्री खत्म हो चुकी थी और उसके पीछे का कारण पूरी तरह नेचुरल था। अगले दिन उन्हें आगे बढ़ना था, नए सैंपल्स लेने थे और उसी रूटीन काम को जारी रखना था जिसके लिए वो यहाँ आए थे। सफेद बर्फ का ये विशाल इलाका फिर से उतना ही खाली और शांत दिख रहा था जैसे यहाँ कभी कोई निशान बने ही नहीं थे।
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।